हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान माना जाता है और 4 to 5 मार्क्स का आता है। स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट। लेकिन इस चैप्टर को अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं आप तो बहुत आसानी से ये सब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, चलिए मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ। केमिकल काइनेटिक सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सोडियम रिएक्ट विद वाटर। अब सोडियम पानी से रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, हम सब जानते हैं कर देता है। अगर कोई रिएक्शन हो जाती है, ऐसे कंडीशन को हम लोग कहा करते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट को आपस में मिला दिया जाए और नया कोई प्रोडक्ट अपने से बन जाए तो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये वाली एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर एंड जिंक सल्फेट बन जाया करता है। ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो ये सब बताने के पीछे मेरा क्या लॉजिक है, तो देखिएगा हमें केमिकल काइनेटिक की जरूरत क्यों पड़ गई जब ये सब चीज़ें हमको पता थी। तो 3 चीज़ें मैं यहाँ पर रखूँगा। केमिकल काइनेटिक की जरूरत क्यों पड़ी, देखिएगा किसी रिएक्शन के पीछे हमारा पूरा केमिस्ट्री किसके पीछे चल रहा है, केमिकल रिएक्शन के पीछे चल रहा है कि आर से प्रोडक्ट बने कि ना बने। आर मतलब रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। अब देखिएगा यहाँ पर आर से पी बन रहा है। अगर डेल्टा हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ डेल्टा जी क्या है, इज लेस देन 0 है, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और वो रिएक्शन हो जाएगी। ये सब मुझे कहाँ से मिलता है, ये थर्मोडायनेमिक्स से मुझे मिल जाता है। देखिएगा जब हमारे पास ये डाटा है कि ये कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी तो फालतू में केमिकल काइनेटिक क्यों पढ़ें, समझने की कोशिश करेंगे। कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी कहाँ से मालूम पड़ जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू से। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE0, ये भी हमने पढ़ा है ना। और डेल्टा जी इक्वल टू और भी फार्मूले हैं, हमने ऐसा पढ़ा है। तो किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और देखते देखते आपको हंसी आ रही है तो ये क्या है, या कोई ऐसा सीन आ गया कि आंखों से आंसू आ गए तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। आप अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाता है, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, तो स्पॉन्टेनिटी को तो हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू से पता कर सकते हैं। और किसी रिएक्शन में कितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इसको पता कैसे करते हैं, इसको पता करने के लिए के यूज़ करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमको बताता है अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है 1 से, तब क्या होता है, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। तब क्या होता है, मोर प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर के की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होती है तब लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट कम बनेगा, है ना। लेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अच्छा, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, लेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड। प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा हम लोग कहाँ से पता कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता कर सकते हैं। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी हम इससे पता कर सकते हैं, कहाँ से, गिब्स फ्री एनर्जी से पता कर सकते हैं। लेकिन कोई रिएक्शन होगी तो ज़रूर, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कैसे पता करेंगे। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन इज स्टडीड अंडर केमिकल काइनेटिक। या कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक में। तो केमिकल काइनेटिक क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि केमिकल काइनेटिक में हमें किस तरह के रिएक्शंस को पढ़ा जाता है। देखिएगा, तो अगर मैं कहूँ आपसे कुछ रिएक्शन होती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या हो सकती है, फास्ट रिएक्शन। देखिएगा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे आयोनिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं क्या होती हैं, सब फास्ट होती हैं। जैसे आप समझिए कि अगर HCl को NaOH के साथ में ट्रीट कर दिया जाए, एक्वा सोल्यूशन है दोनों का, और दोनों के एक्वा सोल्यूशन को आपस में ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा, देखिएगा, अरे फटाफट यार, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइन कर जाएगा फटाफट, और क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, है ना। तो ये क्या बन रहा है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस हैं। आपको क्या बनेगा सर, यस, AgNO3 को में अगर थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाए तो बताइए क्या होगा। देखिएगा सिल्वर के सारे हैलाइड इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते ही नहीं हैं।
तो देखिएगा क्या बनेगा, AgCl बनेगा सर, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। और बाकी क्या बनेगा, देखिएगा इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ क्या बनेगा सर, NaNO3। सोडियम के सारे सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं, लेकिन ये सॉल्ट पानी में नहीं घुलता है। ये रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है अगर NaCl लिया है आपने। तो ये सब क्या है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो इसके बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक में नहीं पढ़ेंगे, है ना। R से P को बनने में कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो फास्ट रिएक्शन को हम लोग नहीं लेंगे, है ना। बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब 10 टू द पावर, इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है 10 टू द पावर -12 से लेकर के 10 टू द पावर -16 सेकंड, इतने में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये जनरली यूज़ के लिए नहीं है, आप समझिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाएगी। मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिएगा, वेरी स्लो रिएक्शन। देखिएगा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे क्या लिख देता हूँ सर, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, बहुत स्लो रिएक्शन है। आज ही आप आयरन रखे हैं और तुरंत रस्टिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, है ना। हालांकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है। आयरन को खुले में रख दिया जाए तो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और बनाता है रस्ट, तो डेल्टा जी की वैल्यू तो निगेटिव होती है ना। लेकिन ये रिएक्शन अपने से हो तो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन है, 2 3 4 दिन 10 दिन लग जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग केमिकल काइनेटिक में स्टडी नहीं करेंगे। और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, क्या ऐसा आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि डायमंड कैन बी कन्वर्टेड टू ग्रेफाइट। आपको पता होगा कि कार्बन का ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप में से कोल हो सकता है, कोक हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है ना, ये बकमीटर फ्लोरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, ग्रेफाइट। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक थर्मोडायनेमिक के हिसाब से इस रिएक्शन की वैल्यू, डायमंड से ग्रेफाइट बनने की वैल्यू का डेल्टा जी की वैल्यू होती है, कितनी होती है, -1.86 समथिंग होती है किलो जूल में। तो देखिएगा ये डायमंड से ग्रेफाइट तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि आपने कमरे में ये डायमंड रखा हो और डायमंड से ग्रेफाइट बन जाए, मतलब आपने अलमारी में डायमंड रखा हो और रातों रात ग्रेफाइट बन जाएगा, तो है ना, कितना नुकसान हो जाएगा आपका। देखिएगा ये रिएक्शन होती जरूर है ना, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो है। इतना स्लो है, आप समझिए कि लोग कहा करते हैं कि डायमंड इज फॉर एवर, है ना, डायमंड, तो डायमंड से ग्रेफाइट बन जाता है। अच्छा, अगर आपको ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन डायमंड से ग्रेफाइट बन जाएगा, अपने से बन जाएगा, लेकिन वो मिलियंस ऑफ ईयर लगा देगा। तो ऐसी रिएक्शन के बारे में केमिकल काइनेटिक में पढ़ने कोई मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी, ज़िंदगी क्या 100 जिंदगियाँ बीत जाएंगी तब भी ये रिएक्शन होगी कि नहीं, है ना, लाखों साल लग जाएंगे। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो है। तो इन दोनों ही रिएक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम कौन सी रिएक्शन को लेके पढ़ेंगे, तो देखिएगा हम किसको लेके, मॉडरेट रेट रिएक्शन कहा जाता है इनको। आप समझिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि PCl5 को हीट कर दिया जाए, Cl3 और Cl2 बन जाता है। ये एक मॉडरेट रिएक्शन है कि हीट करने से ये धीरे धीरे स्लोली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा। ऐसे समझें कि N2 को अगर H2 से ट्रीट कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम में कहाँ जाएगा, ये अमोनिया बनेगा। ये रिएक्शन स्लोली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सब जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO2 + O2। ये कैसी रिएक्शंस हैं, यस, ये सब के सब मॉडरेट रेट की रिएक्शन है। दे मूव स्लोली, आसानी से तुरंत फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती हैं, तुरंत प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये मॉडरेट रिएक्शंस हैं। तो इसके बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडरेट रेट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ बनने का स्पीड क्या है। चलिए इसको समझने की कोशिश। चलिए, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, देखिएगा। मैंने अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इसके लिए क्या देखते हो, डेल्टा जी की वैल्यू देख लेते हैं, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, कोई रिएक्शन कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये हमने समझ लिया। लेकिन
किसी रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, वो उसको समझने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक का यूज़ करते हैं। अगर इसको हम पढ़ते हैं तो इसके पीछे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक, रिएक्शन तो हो जाएगी। देखिएगा, इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे आपने कोई मेडिसिन लिया है, तो उस मेडिसिन को बॉडी में लिया है आपने, तो बॉडी में लिया, उस मेडिसिन को बॉडी में एक्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। जैसे आपको बुखार हुआ है और आपने दवाई ले लिया और वो दवाई 10 घंटे में काम करेगी, तो फिर हम तो बचेंगे ही नहीं, तो फिर क्या मतलब दवाई लेने का, है ना। अच्छा, तो केमिकल काइनेटिक हमें यह बताता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्टेंट आपस में अगर मिलेंगे तो कितना तेजी से वो प्रोडक्ट बना पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसी को हम लोग पढ़ा करते हैं केमिकल काइनेटिक में। एक और मजे की बात है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक में हम लोग रेट पढ़ते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ते हैं। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्या है, जैसे आप ऐसे समझिए इसको क्या, कि जैसे अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 पॉइंट समथिंग है, तो आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और आपके बॉडी का डाइजेशन अच्छा रहेगा। लेकिन कभी आपको बुखार हो जाती है तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है और आपको भूख नहीं लगती है ना। क्यों होता है ऐसा बताओ। यस, क्योंकि हमारे बॉडी का में जो फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर पर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज लेते हैं वो ब्रेक हो करके CO2, H2O और एनर्जी के रूप में टूटता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आपका फैक्टर अफेक्टिंग, आपके बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो कई फैक्टर हैं, जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। यस, ये हो सकता है टेम्परेचर, ये हो सकता है कंसंट्रेशन, अगर कोई रिएक्टेंट गैस के फेज में है तो ये हो सकता है प्रेशर, ये हो सकता है कोई कैटलिस्ट, जैसा भी मैं बात कर रहा था, एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट, है ना। अमोनिया बनाने के प्रोसेस में आयरन और मोलिब्डेनम्स आर द कैटलिस्ट, आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो ये सब के बारे में भी हमें पढ़ेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर हैं जो हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को लेकर हम चलेंगे इस चैप्टर में। हम सबसे पहले शुरू करते हैं रेट ऑफ केमिकल। देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक रिएक्टेंट लिया है, R से P बन रहा है, R का मतलब रिएक्टेंट है और P का मतलब प्रोडक्ट है। ऐसा हम सिंपल लैंग्वेज में कहें आपसे, तो अगर टाइम बीतेगा, मतलब अगर यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पर टाइम लिख दूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम और यहाँ पर मैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R लिख देता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बना है, इसका मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है। देखिएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। देखिएगा, ये सिंपल सा ग्राफ है केमिकल रिएक्शन का, क्या कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज एंड प्रोडक्ट विल इंक्रीज, यही कॉन्सेप्ट होगा। जैसे आप समझिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुरू कितना था, मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना था और टाइम 2 हो गया, ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है टाइम के साथ में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, है ना, ये टाइम पर मैं ले लेता हूँ, क्या यहाँ पर देखो, इस टाइम पर इसका कंसंट्रेशन, है ना, इसका कंसंट्रेशन क्या था, टाइम T1 पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था और टाइम T2 पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से बनाऊं तो क्या बनेगा ग्राफ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं टाइम ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या लेता हूँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा। ये झूले की तरह काम करता, समझिए, इधर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। समझिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं घटाऊंगा तो प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट हमारा बढ़ता जाएगा, कि प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा बनता जाएगा। पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एकदम कम था, हो सकता है 0 से शुरू किया था मैंने, यहाँ पर ये टाइम मैं ले लेता हूँ T1 और थोड़ी देर बाद कितना हो जाता है, टाइम T2 हो जाता है ना। तो सर इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ग्राफ को देख के आप बता लेंगे कि रिएक्शन कहाँ जा रही है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है तो क्या हो रहा है, यस, रिएक्शन इज मूविंग टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो कहाँ जा रही है रिएक्शन, यस, रिएक्शन इज मूविंग टू द, यस, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रेट ऑफ R क्या होगा, R धीरे धीरे डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R।
आर धीरे धीरे डिसअपियर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिएगा। इसको मैं लिखा करता हूं कि डेल्टा आर अपान डेल्टा टी आर, ये क्या हो जाएगा। तो देखिएगा अगर मान लीजिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, जब रिएक्शन शुरू हुआ था टाइम टी इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ, इसका कंसंट्रेशन में कितना लेता हूँ C 0 ले लेता हूँ, और ये कितना रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं है, C 0 है। और एट टाइम टी इज इक्वल टू टी ले लिया मैंने, क्या ले लिया, टी इज इक्वल टू टी ले लिया, तो क्या होगा, ये इसमें से कुछ घटेगा, C माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बनेगा, ये एक्स, देखिएगा जितना ये घटेगा उतना ये बनेगा, ऐसा क्योंकि कॉफिशिएंट दोनों के 1 1 है। तो मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर क्या हो जाएगा, बताओ तो यार। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, देखिएगा डेल्टा आर का मतलब होता है क्या, R2 माइनस R1। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस, डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। मतलब क्या हो जाएगा सर, T2 दैट इज पहले T0 T टाइम से लेकर के 0 टाइम, मतलब ये इसको मैं लेता हूँ टाइम 1 और ये टाइम फाइनल है। मतलब डेल्टा T टाइम इंटरवल कितना हुआ सर, पहले टाइम 0 था, अभी टाइम T हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ये फाइनल टाइम हो गया और ये इनिशियल टाइम था। अच्छा, इसको मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो R2 क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, R2 कब, R2 इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T, और R1 क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम T0। अच्छा, तो R2 की वैल्यू क्या है सर, यस मैं लिखता हूँ C0 माइनस एक्स, पहले क्या था माइनस, क्या लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ C0 या C0, और T माइनस 0 मतलब टाइम कितना चेंज हुआ, यस ये वैल्यू कहलाएगी T कहलाएगी। किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो T वही आंसर रह जाएगा। सॉल्व करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए, यस यहाँ पर पॉजिटिव C है, यहाँ पर नेगेटिव C है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपान T आएगा। अब ध्यान से देखिएगा यार, माइनस एक्स अपान T, रेट किसी भी सब्सटेंस का रेट निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है यार, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं या बस ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या उसका, या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं तो क्या गाड़ी का स्पीड 10 या 20 किलोमीटर पर आवर रहेगा, लेकिन क्या किसी गाड़ी की स्पीड माइनस में हो सकती है, नहीं, रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो देखिएगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक साइन ऑफ कन्वेंशन बना दिया गया है, क्या कि पूरे नंबर में से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप समझिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर भी करेंगे, पूरे नंबर को यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। बस इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिएगा इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जब यहाँ माइनस रहेगा, माइनस मैंने क्या कर दिया, पहले से लगा दिया है बाई साइन ऑफ कन्वेंशन, काहे लगाया है, टू मेक द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पॉजिटिव, तो माइनस कट जाएगा, आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरा मतलब उसी से था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फार्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। कई बार क्वेश्चन आया करता है व्हाट इज द यूज ऑफ नेगेटिव साइन, तो इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखेंगे, किसी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में माइनस साइन क्यों लगता है, टू मेक द रेट पॉजिटिव एंटिटी वी मल्टीप्लाई हियर बाई -1। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, रिएक्टेंट जैसे डिसअपीयर होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को लिखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम टेकन। फिर से देखिएगा, पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, जैसे शुरू में टाइम में ये प्रोडक्ट 0 था और बाद में कितना बन गया, x बन गया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ, यस डेल्टा पी, फिर से देखिएगा डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, कितना टाइम लगा उसको, और इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन। सर इसको आप क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन P2 माइनस P1 अपान क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, यस रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये तो हो गई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, जैसे
प्रोडक्ट रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, डिसअपीयर होगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की। आगे देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वही फार्मूला होगा नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। अच्छा, मतलब आर कितना तेजी से आर डिसअपीयर हो रहा है रिएक्टेंट, उसके हिसाब से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अब हम रिएक्टेंट के हिसाब से देखते हैं तो रेट कुछ और आता है, प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं तो क्या आता है रेट। चलिए उसको निकाल के यहाँ कोशिश करते हैं, इसको मिटाता हूँ। चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन आर के हिसाब से निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन यहाँ लगा देते हैं और क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, है ना, अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा ये। ठीक है, और एक बात देखिएगा यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मतलब मोलर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं। R2 क्या है, R2 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, तो यहाँ क्या है सर, यस माइनस साइन यहाँ लगा देते हैं और क्या हो जाएगा सर बताइए तो C0 माइनस एक्स, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है सर, यस C0 है, अपान में क्या आएगा सर डेल्टा टी का मतलब टी है यहाँ पर। जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, यस इसका आंसर आएगा क्या आएगा बताइए तो C0 से C0 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा सर x अपान क्या आएगा सर, यस x अपान डेल्टा टी आ रहा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर आ रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, जल्दी से देखिएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर पी, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है P2 माइनस P1। सर ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी होगा, और इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा प्रोडक्ट का, यस x होगा, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू लिख देता हूँ x को। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या है, 0 है P1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 0 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपान डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के हिसाब से निकालें और चाहे तो प्रोडक्ट के हिसाब से निकालें वही आएगा। फिर से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट से देखें या प्रोडक्ट से देखें वही आएगा। इसका मतलब है क्या कि इसको एवरेज रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स से, एवरेज क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। जब लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो, आर के हिसाब से क्या होगा, यस देता हूँ निगेटिव डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू फॉर यस रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा सर, यस डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। आज हमने ये समझ लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, किसके लिए, ऐसी रिएक्शन जहां का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो, यस 1 होता हो, उसके लिए ये रूल फॉलो करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर करने की कोशिश करते हैं। एवरेज रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा। यहां पर क्या दिया हुआ है कि R1 इज इक्वल टू 0.03 मोलर दिया हुआ है, R से प्रोडक्ट बन रहा है। फिर समझिएगा, R से प्रोडक्ट बन रहा है। शुरू में इसका कंसंट्रेशन कितना था, 0.03 था। R2 कितना हो गया, मतलब आफ्टर सम टाइम कितना हो गया, 0.02 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है और रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। सर ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है बिल्कुल। और टाइम कितना लगा आपको देखिएगा, और इसको होने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी इक्वल टू कितना है 25 मिनट इसमें लिखा हुआ है, यस है ना। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। ठीक है, इस कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 25 मिनट लग गए। आपको निकालना क्या है, एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। चलिए कैसे करेंगे, फिर से देखिएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर फार्मूला वही लगा दूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है। क्या
कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए तो। यस, इसका फॉर्मूला होगा था नेगेटिव साइन, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है, टू मेक द रेट पॉजिटिव एंटिटी। अच्छा, यहाँ पर रिएक्टेंट के बारे में दिया हुआ है, अगर प्रोडक्ट को दिया होता कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले इतना था और बाद में इतना हो गया तो उसके हिसाब से भी हम लोग रेट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट का दिया है तो मैं निकालता हूँ रिएक्टेंट के हिसाब से कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकल रहा है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ क्या लिखेंगे डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन में बाहर लगा देता हूँ, आर का मतलब क्या होगा बताओ तो यार। यस, R2 माइनस R1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ऐसे दिया हुआ है। बोलो तो मोलर कंसंट्रेशन कितना है इसका, है ना, मोलर कंसंट्रेशन लेना है अपने को। यहाँ पर ये मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इधर है स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, मतलब मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है। सर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ मैं। R2 की वैल्यू कितनी है, यस R2 की वैल्यू है कम 0.02 मोलर माइनस 0.03 मोलर अपान टाइम कितना लगा उसको, डेल्टा टी की वैल्यू है 25 मिनट, खुद ही दिया हुआ है ना। कभी कभी सेकंड में भी दे सकता है, आप इसकी यूनिट अपने समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.01 मोलर अपान क्या होगा, यस 25 मिनट होगा ये। इसको सॉल्व करते हैं आप आगे तो आंसर क्या आएगा 0.01 अपान 25, और यूनिट क्या होगी, यस और इसकी क्या होगी पर मिनट, तो 0.01 ये आंसर। इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा ख्याल है समझ में आएगा 0.004 एयर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और भी लिखा था कि टाइम को, इस क्वेश्चन में और लिखा था कि भाई टाइम को पर सेकंड के हिसाब से भी निकालिए, क्या रेट ऑफ रिएक्शन को, अरे इसी को चेंज कर दीजिए तो रेट है ना, इसको आर एवरेज भी लिखा जाता है, आर ए वी ऐसे भी लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा 0.004 मोल पर मिनट है। अच्छा, मिनट को सेकेंड में करना है तो कैसे करोगे बताओ, देखो 0.0004 है ये मोल है और यहाँ पर ये मिनट है। अच्छा, मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या फार्मूला होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका क्या करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना हो वो न्यूमरेटर के फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट फैक्टर में, याद करिए। यस, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 60 सेकेंड और मिनट ऊपर चला जाएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, यस 1 मिनट, ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 60 सेकेंड बचेगा। हमारा आंसर कितना आएगा इसमें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो 6.66 इंटू 10 टू द पावर -2 समथिंग आएगा, और क्या होगा यूनिट क्या होगी पर सेकेंड, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मोल पर सेकेंड क्यों हो गई, मोल मिनट से मिनट कट गया, सेकंड बचा है। तो कहीं यहाँ पर देखा कि अगर किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर निकालना हो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला आज हमने समझ लिया है। चलिए अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि अगर कॉफिशिएंट 1 ना हो, मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऐसा दिया हुआ है कि ए से बी बन रहा हो और यहाँ पर मान लीजिए 3 है और यहाँ पर 4 बन रहा है, या 2 और से कुछ भी बन रहा है, कॉफिशिएंट 1 ना हो, तब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। क्यों सर, क्योंकि जिस स्पीड से घटेगा उसकी ज़्यादा स्पीड से ये बनेगा, तो वहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन में इसके कॉफिशिएंट का इंपॉर्टेंस आएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में अगले क्लास में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।